Good morning, sir. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Morning, sir. Yes, sir. Morning. Am I Good audible? morning, sir. Morning. Yes, sir. Voice like clear? No, sir. So in the team class, I guess I gave one question. Yes, sir. Sir, two question. दो question है. Okay, there were two questions. One question was जिसमें आशिक को I think issue हो रहा था वही question है. दूसरा question. Yes, sir. Okay, बताओ क्या क्या आंसर आया आप लोगों का. Second question का बता दो पहले तो. 600. Sir, what? Sir, 600 on. 600. सबका 600 आया होगा I guess. जल्दी से देख ही लेते हैं question में से है नहीं कुछ. सर फर्स्ट वाले का 0. फर्स्ट वाले का 0. ओके. लेट मी चेक. Yes, sir. पहले ये देख लेते हैं ना. ठीक है. 150 और this one is 200. This one is input Z and this was lambda by 4. Both lambda by 4. Lambda by 4 के लिए we all know Yes. Z input का वैल्यू कितना होता है. रिफ्लेक्टर मतलब Z नॉट स्क्वायर बाय ZL. Z है रिफ्लेक्टर है ना. तो पहले इसके लिए चेक करोगे इस पॉइंट पे. यहाँ पे कितना है 150 और ये 100 दिया हुआ है Z नोट. तो Z इनपुट अगर आप इसे 2 मानते हो तो ये कितना आ गया देखो. Z नोट स्क्वायर वही 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 150. तो ये कितना हो गया 200 by 3. 200 by 150 2 by 3 33.33 ऐसा कुछ. और अगर आप इसके लिए देखोगे फिर से लैम्डा बाय 4 मतलब सेम. तो Z इनपुट जो एट द वेरी एंड आ गया दैट वन इज Z नोट स्क्वायर बाय ZL. अब टू Z नोट कितना है 200. तो 200 into 200. तो चलो यहाँ 100 by 3 लिख देते हैं. 100 by 3 कैंसिल आउट. सर 200 by 3 हो गया. सर 200 by 3 हो गया. कौन सा. अच्छा 200 था. 100 था ना यहाँ पे. 200 था. 200 अच्छा सर 200. 200 ओके 200 से 200 कैंसिल. 215 600. ठीक है. Next question was another question was this one. यही क्वेश्चन था ना या कुछ और था. यस सर. यही सर यही था. और लेंथ क्या क्या दिया हुआ था. लैम्डा बाय 2 थी सर. L by 2. लैम्डा बाय 2 है दोनों तरफ. दोनों तरफ लैम्डा बाय 2. यस सर. यहाँ भी एंड यस सर. यहाँ भी. हाँ भी. तो बताओ किस किस का क्या क्या आंसर आया उस हिसाब से अपन लोग देखते हैं. सर 0. Sir, 0. किसी किसी का मान लो 0 एंड और किस किस का क्या क्या वैल्यू है. 0 ही है सबका.
ठीक है, देख लेते हैं, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई डिफरेंट नहीं लगता। पहली बात तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि ये किस कॉम्बिनेशन में, ये दोनों पैरेलल में है एक दूसरे के साथ, तो दोनों का जेड इनपुट जो आएगा, मान लो इसका अगर जेड इनपुट आप देखोगे, इसका जेड इनपुट, और ये मैंने आपको प्रैक्टिसिंग इम्पीडेंस आर नोट दिया हुआ है ना सबका, दोनों ट्रांसमिशन लाइन के लिए। यस सर। ओके, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के लास्ट में पैरेलल में आ जाने चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ नहीं है। सो ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। तो जेड इनपुट 1 क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, लैम्डा बाय 2 का मतलब क्या होता है, जेड इनपुट इक्वल टू जेड एल, एल, जेड एल होता है ना, यस सर, फॉर लैम्डा बाय 2। यस सर, लैम्डा बाय 2 को अपन क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस रिफ्लेक्टर या इम्पीडेंस इन्वर्टर, याद है किसी को? यस सर। सर रिफ्लेक्टर। हाँ सर, रिफ्लेक्टर बोलते हैं। रिफ्लेक्टर, तो जेड इनपुट इक्वल टू जेड रिफ्लेक्टर। है, तो इसके लिए क्या आ गया, आर नोट लैम्डा बाय 2 पहले वाले के लिए। जेड इनपुट 2 कितना हो गया, 0, और करस्पॉन्डिंगली ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो वही आपने जो बताया, 0 हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब R1 R2 बाय R1 प्लस R2 मतलब 0। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कोई भी डायग्राम देख के कि हाँ इसमें कुछ अलग हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं तब इशू क्रिएट होता है, जब तक अपन ठीक सोचते हैं तब तक प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें अगर अपन लेंथ, यस कुछ बोले सर थे वो अशोक? नीलेश शायद वेटिंग रूम में पड़ा, उसका सर हो नहीं रहा है सर, क्या वो हो रहा है? नीलेश से ज्वाइन नहीं कर पा रहा, उसका मैसेज आया अभी, नीलेश ज्वाइन नहीं कर पा रहा नीलेश, मैसेज आपको आया हाँ है सर। या ग्रुप पे आया है? ग्रुप में ऐसा, ग्रुप में आया है। And why is not getting able to join? What error it is showing? It is showing error 5. आप लोगों को कोई परमिशन थोड़ी मांगा था जब आप लोगों ने ज्वाइन किया अभी? नो सर। नहीं, तो फिर तब तक एक काम करो, आप लोग सेम आंसर ना मुझे उसके लिए फाइंड आउट करके बताओ, लैम्डा बाय 8 के लिए। अगर ये लैम्डा बाय 2 ना होके लैम्डा बाय से 8 होता, तो आप लोग बताओ मुझे क्या आंसर आना चाहिए। लैम्डा बाय 8, सर J upon J plus 1 R naught। ये अपॉन जे प्लस 1 इंटू आर, लैम्डा बाय 8 के लिए ना? यस सर। बाकी लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर दो, इट्स नॉट दैट हार्ड।
क्या कर रहा हूँ सबसे पहले तो याद है ना लैम्डा बाय 8 के लिए फॉर्मूला क्या आता है? जेड इनपुट इक्वल टू Z naught multiply ZL plus J Z naught upon में Z naught plus J ZL. ये फॉर्मूले आप लोग याद ही रखो, फाइंड आउट भी कर सकते हो फॉर्मूले उससे, जो अपने पास बेसिक फॉर्मूला है, बट उससे टाइम लगेगा तो इससे याद ही रखिएगा। सर J R naught upon J plus 1. गुड, जे आर नोट बाय जे प्लस 1। ओके, जल्दी जल्दी आप लोग देख लो, वही जो है जेड इनपुट 1 पहले के लिए निकालेंगे, कौन से वाला है? अगर शॉर्ट सर्किट वाला, शॉर्ट सर्किट वाले का मतलब आपका जेड का वैल्यू कितना हो गया? 0। जेड एल 0, ये 0, जेड नोट से जेड नोट कैंसिल, तो जे जेड नोट आ गया फर्स्ट वन, ठीक है। तो इन द सेम वे जेड इनपुट 2 कितना आ जाएगा? ये भी आर नोट है, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस भी आर नोट है, तो ये सारे का सारे कैंसिल आउट, तो कितना बच गया? जेड नोट। और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता चल ही रहा होगा, जेड नोट इंटू जे जेड नोट बाय जेड नोट प्लस जे जेड नोट, आर नोट सॉरी आर नोट है, ठीक है। तो एक आर नोट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? देखो जे अपॉन जे प्लस 1 इंटू आर, जेड नोट नहीं है, ठीक है, आर नोट है, इवन है ना, जे अपॉन जे प्लस 1 इंटू आर। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है? नो No sir. इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन क्या क्या अलग फॉर्मेशन बना बोल सकता है। जैसे अगर वो लैम्डा बाय 2 ना देके यहाँ पे क्या दे देता है? एल बाय 2, और बाद में बोल देता है कि एल का वैल्यू कितना है? लैम्डा बाय 2। तो कंफ्यूज मत होना, एट द वेरिएंट वो क्या दे रहा है? यहाँ पे लैम्डा तो बाय आपकी 4। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? लैग आ रहा है, वॉइस लैग? नहीं सर, अब सही आ रही है सर, क्लियर नहीं आ रही थी। ओके ओके, अभी ठीक आ रही है? यस सर। Yes sir. मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी वो क्वेश्चन में क्या होता है, लैम्डा बाय ना देके एल दे देता है कि एल बाय 2, और एल का वैल्यू बाद में बता देगा कि लैम्डा बाय 2 है। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब क्या देना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि यहाँ लैम्डा बाय 2 और एल बाय 2 मतलब लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस की ट्रांसमिशन लाइन है। और दूसरा एक फॉर्मेशन वो क्या बना सकता है, वो इस तरीके से कि मान लो इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को अगर वैसे दे देता, और आप लोगों की स्क्रीन पे आएगा डायग्राम आ रहा होगा ना? यस सर। ध्यान से देखो, क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि दिस वाज इक्विवेलेंट टू जो हमने पहले बनाया है? क्या ये इसके इक्वल नहीं है? क्योंकि अगर आप देखो जेड इनपुट से इसकी लेंथ कितनी है, देखो एल बाय 2, am I राइट? जेड इनपुट से इस वाली ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी है? एल बाय 2 है। जेड इनपुट से इस वाले की लेंथ कितनी है? वो भी एल बाय 2 है। एंड ये दोनों अगर आप देखो आर नोट वाली ट्रांसमिशन लाइन और ये वाली ट्रांसमिशन लाइन एक दूसरे के पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल हम कब बोलते हैं? जब दोनों टर्मिनल एक दूसरे के सेम पॉइंट पे हुई है। देखो इसके ये दो टर्मिनल, इसके ये दो टर्मिनल, दोनों सेम पॉइंट पे है ना? तो ये भी फॉर्मेशन दे सकता है इस तरीके से। तो आपको खुद सोचना उस समय कि वो सीरीज में है या फिर पैरेलल में। तो क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। फॉर्मेशन वो कैसे भी दे सकता है। गेट के पेपर की बात कर रहा हूँ मेनली, यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो वो डायरेक्ट ही देगा, लेकिन अगर गेट का पेपर या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है वो इस तरीके का फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर दे।
ओके, तो आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं है अब तक जो अपने पढ़ा है उसमें। नेक्स्ट आप लोग देखो, दैट इज मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया था ना, मैंने जो पीडीएफ अपलोड किया था किस किस ने देखा है? सर यस आशु, सर इम्पीडेंस मैचिंग मैंने देखा है impedance सर, matching। थोड़ा बहुत। देखा और समझ में आया कुछ? नहीं सर, ज्यादा नहीं आया। ज्यादा नहीं आया, नॉट इशू। पहले पढ़ा। समझ में आना नहीं आना कभी इशू नहीं है, दिक्कत ये है पढ़ो बस। यही था हमारा, राइट? ओके, सबसे पहले तो आप लोग मुझे बता दो इम्पीडेंस मैचिंग वर्ड से आपको दिमाग में क्या आता है? वैसे आप लोगों को पता है फिर भी। सर सर Z स्टेबल इक्वल्स नहीं टू है Z सिस्टम नॉट। तो। एक जना बता रहा है, कोई नहीं। आप दोनों ही नहीं बोल रहे हो, कोई एक बोलो। ओके, कोई भी एक। साक्षी चलो ठीक है, आप बताओ क्या मतलब समझ में आता है? ओके, आप बता रहे हो, ठीक है आप बताओ। कोई बात नहीं, किसी को भी बोलना नहीं। हाँ हाँ, कोई भी एक जना सर जब बताओ। इनपुट इम्पीडेंस जो है ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल हो जाता है, ओके, Zn equals to Z naught, that condition is known as impedance matching। That दैट means हमारी कंडीशन इज लेंथ जो नोन इनफाइनाइट एज हो जाती है। इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग से फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है अगर ना होने से? सर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर गुड, मैक्सिमम अगर पावर इक्वल्स टू ट्रांसफर 0 ले लेते हैं तो। इक्वल टू, अगर आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 है, जो कि आप लोगों को याद हो फॉर्मूले में अपन ने क्या लिखा था ऊपर, ZL माइनस Z नोट, कि अगर ZL का वैल्यू Z नोट के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू 0, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर आपका 0 हो जाता है, इसका मतलब सारा का सारा पावर क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है, कुछ भी रिफ्लेक्टेड ट्रांसफर हो बैक नहीं होता। तो प्रॉब्लम यही आती है इम्पीडेंस मैचिंग ना होने के केस में, कि जैसे आपका Z नोट का वैल्यू है, Z नोट का एक पर्टिकुलर, मैंने आपको कहा था ना कि पर्टिकुलर फॉर्मूलाज रहते हैं। जैसे अगर कोई मोस्ट ऑफनली Z नोट का फॉर्मूला लिखा जाता है 60 ln b by a by रूट एप्सिलॉन r, ये फॉर्मूला रहता है। आई थिंक इसके लिए था ये फॉर्मूला, जस्ट अ सेकंड, पैरेलल वायर कोएक्सियल केबल, ये फॉर्मूला कोएक्सियल केबल के लिए रहता है। तो कोएक्सियल केबल के लिए अगर ये फार्मूला रहता है, तो इसमें जब भी अपन कोई कोएक्सियल केबल रहता है तो उसकी लेंथ और एरिया सेम रहता है, एंड उसके लिए एप्सिलॉन कुछ फिक्स होता है। तो जो वैल्यू हमारे पास आता है Z नोट का, वो मेनली आता है फ्यू 10 ओम टू 100 ओम। इसलिए अगर आपने जब भी देखा होगा, अपन लोग क्वेश्चन में Z नोट का वैल्यू हमेशा कितना लिखते हैं? 50 लिखा है मैंने, जब भी आप नोटिस करोगे ना क्वेश्चन में 50 दिया है, क्योंकि वो वैल्यू है वो ऐसा कुछ आता है कि 10 ओम से लेकर 100 ओम के बीच में। और जब भी अपन ZL लगाते हैं, ZL अपना बहुत ज्यादा वेरी कर जाता है, कभी अपन कुछ फ्यू ओम रहता है, तो कभी कभी अपना कहां तक चला जाता है? किलो ओम तक, क्योंकि ZL का वैल्यू के मतलब क्या है कि लोड इंपेडेंस, लोड इंपेडेंस कहीं से कहीं तक भी हो सकता है। तो अगर आप नोटिस करोगे Z नोट का वैल्यू कभी भी ZL के इक्वल नहीं हो पाता। अगर Z नोट ZL के इक्वल नहीं हो पाएगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो वही लिखा है देखो, मोस्ट ऑफन द लाइन इंपेडेंस आर नॉट इक्वल टू द लोड इंपेडेंस, they seriously affect the load performance and hence the range of a radar may be decreased or the transmitted power of the satellite may be decreased। जो ट्रांसमिटेड पावर है वो बहुत कम हो जाती है। और अगर रडार के केस में बात करें तो वही है कि रडार अगर ज्यादा पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, ज्यादा पावर को कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब उसकी रेंज घट जाएगी या उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी। The reflected wave can also affect the source, resulting in a serious frequency instability and a amplitude instability, and hence reflection are avoided through impedance matching technique। तो हम लोग impedance matching technique से क्या कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन को क्या कर पाएंगे? अवॉइड कर सकते हैं। तो impedance matching technique दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज सीरीज, इसको सीरीज स्टम्प मैचिंग बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं? शंट स्टम्प मैचिंग। सीरीज वाले को λ/4 बोला गया है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा λ/4 नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट पेजेस पे कि λ/4 क्यों बोला है। इसको बोला जाता है λ/4 को क्वार्टर वेव भी बोल दें, कि क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर भी बोला जाता है।
अब देखो ये टेक्निक में अपन करते क्या है। पहली टेक्निक है दैट इज सीरीज या लैम्डा बाय 4 क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर। मान लो आपका कोई ये आप लोगों को पीडीएफ आ रहा है ना स्क्रीन पे? यस सर। ओके, सर पीडीएफ तो आ रहा है लेकिन आपकी वॉइस कभी फास्ट हो जाती है कभी स्लो हो जाती है। वॉइस लैग का प्रॉब्लम है ना ये नेट का। सर समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड होल्ड करो। अभी बताओ आप लोग वॉइस ठीक है या नहीं है? सही है सर। पक्का? यस सर। अगर नहीं सही है तो बताओ। सर सही है। ओके, अगर सही है तो ठीक है। मान लो क्या कि आपका पहले कोई एक सोर्स जुड़ा हुआ था टोटल, उसमें क्या क्या लगा? मान लो एक आरएस लगा हुआ है। आरएस का मतलब सोर्स रेजिस्टेंस मान लो, और बीएस है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का मतलब कि सोर्स पावर सप्लाई कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ आपका जो पहले इनिशियली जो जुड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कितना जुड़ा हुआ है? देखो जेड नोट जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? देखो जेड नोट। ये जेड नोट डैश आप एक बार मत जोड़ना, ये कुछ नहीं है। एक बार के लिए मान लो क्या जुड़ा है? सिर्फ और सिर्फ जेड नोट जुड़ा हुआ है। और ये लाइन जुड़ी हुई है। ये लाइन का मतलब क्या है? कुछ लेंथ मान लो इसकी कुछ भी लेंथ है, लैम्डा बाय 8, लैम्डा बाय 10, कुछ भी हो सकती है। और आपके आउटपुट में क्या जुड़ा हुआ है? जेड एल जुड़ा हुआ है। इस केस में क्या लाइन मैच नहीं होगा, क्योंकि अगर लाइन मैच इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर आपका लैम्डा बाय, आपको याद है जेड इनपुट का वैल्यू जब अपन लैम्डा बाय 2 लेते हैं तब तो इंपेडेंस मैचिंग होती है, क्योंकि जेड इनपुट इक्वल टू कितना आ जाता है? जेड एल आ जाता है। लेकिन और किसी केस में इक्वल नहीं आता है। तो इस केस में अपन एक बार के लिए मान रहे हैं कि इंपेडेंस मैचिंग नहीं हो रही है। इंपेडेंस मैचिंग नहीं हो रही है मतलब आपका जो जेड एल है वो इनपुट इंपेडेंस के इक्वल नहीं आएगा। उस केस में यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, मिसमैच इस साइड आएगा, ठीक है। कि मतलब इनिशियली अगर आपका सिर्फ जेड नोट जुड़ा है और इतनी लाइन जुड़ी हुई है तो कैसा सिस्टम आपका? मिसमैच वाला सिस्टम है। उसके बाद अपन लोग क्या कर सकते हैं? अपन लोग एक और लाइन ले सकते हैं जिसकी लेंथ कितनी होगी? लैम्डा बाय 4। उसकी लेंथ हमेशा याद रखना कितनी होनी चाहिए? लैम्डा बाय 4। और उस लैम्डा बाय 4 लेंथ को आप लोग जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन थी आपके पास जो इनिशियली, उसकी लेंथ मान लो अगर जितनी भी थी उसके साथ आप किसमें जोड़ दोगे? उसे सीरीज में। ध्यान से देखो ये सीरीज में जुड़ा है ना, क्योंकि अगर इनिशियली आपकी लेंथ ये वाली है मान लो लैम्डा बाय, ओके, अगर ये इनिशियली लेंथ आपकी ये वाली है और बाद में आप एक लैम्डा बाय 4 को एक्स्ट्रा इंसर्ट कर देते हो इसके साथ सीरीज में, तो जो आपकी टोटल आपका जो इंपेडेंस आ जाएगा अब यहाँ पे, दैट वुड बी इन दिस वे कि वो जेड के साथ क्या हो जाए? सिंक में आ जाए। और अगर वो जेड इनपुट के साथ सिंक में आ गया तो वो आपका टोटल जो इंपेडेंस है वो सिंक में हो गया एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू उस केस में कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। Am I audible? यस सर। पक्का? तो ये इस तरीके से करते हैं हम लोग कि एक लाइन जो पहले से मिसमैच है उसके साथ हम एक लैम्डा बाय 4 को क्या कर देते हैं? एक्स्ट्रा इंसर्ट कर देते हैं। एक्स्ट्रा इंसर्ट करने के बाद हमारा क्या हो जाता है? टोटल लाइन है वो किस टाइप की हो जाती है? मैचिंग हो जाती है। जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड से देखो एक बार, आपको और समझ में आएगा इसमें कि अगर आपने मान लो ये लाइन ऐड कर दिया लैम्डा बाय 4 जेड नोट एस जेड एल, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर जेड इन इस लैम्डा बाय 4 लाइन के लिए यहाँ पे अगर आप देखो इतने में लैम्डा बाय 4 मतलब यहाँ पे अगर आपका कुछ जेड इनपुट अगर आपको निकालना पड़ जाए यहाँ पे, तो कोई मुझे बताएगा जेड इनपुट का वैल्यू कितना आना चाहिए? Z naught dash whole square divided by Z. जेड नोट स्क्वायर बाय जेड एल, am I right? तो Z naught dash आएगा ना? हाँ जेड नोट डैश ना, अच्छा मैंने जेड नोट बोल दिया, जेड नोट डैश स्क्वायर बाय जेड एल।
और ये ZL. वैल्यू अगर मैं कहूं कि मैचिंग हमारे हो जाए टोटल लास्ट में, तो मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू जेड नोट के इक्वल हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लाइन का, अब ये वाली लाइन देखो, सिर्फ ये जेड इनपुट हो गया, ये जेड इनपुट इस लाइन के लिए क्या हुआ, जेडल, एम आई राइट? मैं तो चलो ठीक है, आपको इस तरीके से समझा रहा हूं। ये मान लो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन हमने ये इंसर्ट की है, यहाँ पे कितना था जेडल, ये जेड नोट डैश, जेड नोट, जेड इनपुट 1, ओके, ये है लैम्डा बाय 4, जेड इनपुट 1 बताओ आप लोग मुझे कितना आएगा? Z naught dash square by square upon ZL. ZL. गुड, स्क्वायर ना, जेड नोट स्क्वायर बाय जेडल होता है, ओके। ये जेड इनपुट 1 है, क्या मैं कह सकता हूं कि जेड इनपुट 2 के लिए कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जेड नोट है और लोड इंपेडेंस जेड नोट 1 है, जो आप लोग के भी है क्वेश्चन? Yes sir. Yes, पक्का sir. बोल सकते हैं ना, ओके। फॉर जेड इनपुट 2, जेड इनपुट 1 वुड बी जेडल एंड जेड नोट गिवन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है आपके करेक्ट, आपके रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 होने के लिए, कि आपका जो जेडल है वो जेड नोट के इक्वल हो, यही तो होता है। Yes sir. अपन फॉर्मूला यही लिखते हैं ना, जेडल माइनस जेड नोट बाय जेडल प्लस जेड नोट। ये 0 कब होगा? जब जेडल जेड नोट के 0 है। तो अगर हम देखें तो इस लाइन के लिए जो हमारी टोटल लाइन ये वाली है, अब ये टोटल लाइन ये हो गई ना हमारी, जेड इनपुट हमारे पास सबसे लास्ट वाला कौन सा है? यही वाला एट द वेरिएंट। तो ये वैल्यू जो इसके लिए जेडल है, ये जेड नोट के इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तभी तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यहाँ से 0 होगा ना। सोर्स देखो कहाँ लगा हुआ है, सोर्स यहाँ लगा हुआ है, यहीं से सारी पावर जाएगी। यहाँ से रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 कब होगा? जब ये जेड नोट ये जेडल के इक्वल है, और ये जेडल कितना है देखो, जेड नोट स्क्वायर बाय जेड नोट डैश स्क्वायर बाय जेडल इक्वल टू जेड नोट। इसका मतलब जेड नोट डैश का वैल्यू अगर जेड नोट जेडल के इक्वल है, तो क्या हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 हो गया? इट मींस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 हो गया, ये बोल सकते हैं हम लोग? यस और नो? मैं ऑडिबल? Yes sir. चलो ठीक है, सर से बताना कितने लोगों को नहीं समझ में आई ये लाइन, ये चीज जो मैंने बताया नहीं समझ में आया कितने लोगों को? पूरा नहीं आया सर, क्योंकि पीछे वाला थोड़ा बहुत छूटा हुआ है ना। आप लोगों को नहीं, पहले तो ये बताओ किसको कुछ भी समझ नहीं आया इसमें? सबसे पहले तो ये बताओ। Sir आ गया ये। आ गया? किस किस के बिल्कुल भी पल्ले नहीं बढ़ा? क्योंकि अगर पल्ले नहीं बढ़ा तो भी मैं बताऊंगा ना, अगर समझ में आई गया फिर बताने का क्या मतलब है दोबारा? ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। ओके, हमारे पास इनिशियली क्या दिया हुआ है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। मान लो ये जेडल है, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कितना है? जेड नोट है। यहाँ पे हमारे सोर्स लगा हुआ है एंड कुछ सोर्स ही मान लो। अब हमारे इशू क्या आ रहा है कि अगर जेड नोट का वैल्यू जेडल के इक्वल हो जाता, तब तो हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना हो जाता? 0। इसका मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है। लेकिन हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली दिक्कत क्या हो रही है कि जेड नोट का वैल्यू जेडल के इक्वल नहीं है। अब जेड नोट का वैल्यू जब जेडल के इक्वल नहीं है, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी इसका मतलब 0 नहीं है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर 0 नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? कुछ ना कुछ पावर क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है।
तो इसको हमें क्या करना है, दूर करना है। तो अभी ये कंडीशन कैसी है, मिसमैच वाली है ना, इनिशियली इंपेडेंस मिसमैच हो रहा है अभी। तो यहां तक समझ में आ गया सबको या नहीं आया? आ गया सर। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसी ट्रिक लगानी है कि कैसे करके ये लाइन मिसमैच ना हो, मैच हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया, ये जो लाइन है इसके बीच में यहाँ पे कहीं एक और लाइन को इंसर्ट किया। उस लाइन को कैसे इंसर्ट किया, देखो इस तरीके से हमने एक लाइन ली ट्रांसमिशन λ/4 लेंथ की, और उसे ये लाइन अगर मान लो L थी, ये L है, तो इसके साथ λ/4 को इंसर्ट कर दिया। और ऑब्वियस सी बात है ये ZL वहीं का वहीं पड़े। अगर कोई लाइन को आप एक्स्ट्रा इंसर्ट कर रहे हो तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होगा ही ना, ट्रांसमिशन लाइन का होता ही है। उसका ट्रांसमिशन लाइन का आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या मान लो Z0 डैश है, ठीक है। इसका Z0 ही पड़ा है क्योंकि ये L लेंथ वही है, सेम है, और ये आपका क्या लगा हुआ है, फिर से वही सोर्स और ये सब। अब आप लोग मुझे बस इतना बताओ, क्या अगर अपन को दो ट्रांसमिशन लाइन हो गई ना, ये एक ट्रांसमिशन लाइन मान लो ये वाली है, ये वाली, और दूसरी ट्रांसमिशन लाइन कौन सी है, ये वाली। सेकंड वाली ट्रांसमिशन लाइन के लिए आप Z इनपुट निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपको उसकी लेंथ पता है, लैम्डा बाई कितनी है उसकी, 4 है। अगर λ/4 है तो Z इनपुट का वैल्यू कितना आ गया, देखो इसके लिए बता दो। वही सर सेम Z0 dash वही square सेम, by ZL। Z0 डैश स्क्वायर बाय ZL। अब हमारे पास आता है कि जब हम निकालते हैं, आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा है कि टोटल इंपेडेंस निकालते हैं अपन लोग। टोटल इंपेडेंस निकालोगे आप, यहाँ पे निकालोगे आप टोटल इंपेडेंस। टोटल इंपेडेंस में हमने क्या किया था, हमने माना था कि अब ये एक ट्रांसमिशन लाइन बन गए, दो नहीं रही, और ये Z इनपुट जो यहाँ से आया वो हमारे लिए क्या बन गया, ZL डैश बन गया। और फिर हम Z इनपुट के लिए क्या कर देते हैं, Z0 और ZL के बीच में देख लेते हैं कि हमारी लेंथ ये जो L है इसके लिए क्या वैल्यू है। अगर λ/4 है तो वही ZL स्क्वायर बाय Z0, λ/8 है तो ZL प्लस J वाला कर लेते हैं, λ/2 है तो सीधा लिख देते हैं कि ZL डैश का वैल्यू इक्वल टू Z इनपुट होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि कौन सी वैल्यू के लिए रिफ्लेक्शन 0 हो जाए। और हमें ये पता है कि जब हमारा ZL0 ZL के इक्वल होता है तो उस केस में हमारा रिफ्लेक्शन नहीं होता बिल्कुल भी। तो ZL डैश क्या है, यही वाला है आपके लिए अब। और इसका वैल्यू किसके इक्वल, अगर Z0 के इक्वल हो गया तो कोई भी रिफ्लेक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, Z0 जो वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है इसको इक्वल कर दिया Z0 डैश स्क्वायर अपॉन ZL, और यहाँ से आपका Z0 डैश का वैल्यू आ गया Z0 इंटू ZL, तो रूट में आ गया Z0 ZL। आ गया नहीं आ गया? अगर आप इनिशियली देखोगे तो Z0 डैश हमें क्या था, अननोन था, हमारे पास उसका वैल्यू नहीं था। तो यहाँ से Z0 डैश का देखो क्या वैल्यू आ गया, Z0 ZL। मतलब अगर आप कोई ट्रांसमिशन लाइन लेते हो जिसकी लेंथ कितनी है λ/4, और जिसका Z0 का वैल्यू अब हमें पता है ऐसा कुछ हो, उसको अगर आप इंसर्ट कर देते हो इसके साथ, तो हमारे टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस मैचिंग वाला कॉम्बिनेशन निकल के आ जाएगा। समझ में आया क्या किया अपन ने? यस सर, पक्का? Yes sir। 100%? 100%। ओके, अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन लिखो जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा और ये क्या होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है एग्जांपल कि Z0 का वैल्यू मान लो 50। एंड अनदर थिंग, कभी भी ये मत मानना कि ये जो टेक्निक हम लगा रहे हैं इससे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बिल्कुल 0 हो जाता है, कभी नहीं। हम ये जो इंपेडेंस मैचिंग की टेक्निक लगाते हैं ना, वो इसीलिए लगाई जाती है मेनली कि हमारी कम से कम जो प्रॉब्लम आ रही थी पहले रिफ्लेक्शन की, वो अब क्या हो जाए, कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। 0 करने के लिए कभी नहीं होता, मिनिमाइज करने के लिए हम लगाते हैं। तो Z0 का वैल्यू मान लो आपका इनिशियली है 50 और ZL का वैल्यू है 100। तो कोई मुझे बताएगा कि इस केस में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना आएगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट लोड, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट सर 1/3। 1/3 गुड। ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0
100 माइनस 50 50 अपॉन 100 प्लस 50 150 1/3 मतलब 33% है ना, ऐसा कुछ। इसका मतलब Yes, sir. और अगर आप ये तो आपका जो होता है वो वोल्टेज के लिए आता है 1/3। अगर अभी आप इसमें पावर के लिए देखते तो पावर के लिए चलो क्या हो जाता है 1/v² हो जाता है 1/9 मतलब 11% पावर हमारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। am I right? अपन पावर यही लिखते हैं ना v²/r या i²r, तो स्क्वायर फॉर्म में रहता है पावर। अगर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वोल्टेज का 1/3 है तो पावर का कितना होगा 1/3 का होल स्क्वायर मतलब 1/9 मतलब 11% पावर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अब अगर हम इंपेडेंस मैचिंग वाला टेक्निक अभी जो किया वो लगा के देखें तो उससे हमारा देखो जेड नोट डैश का कितना वैल्यू आ गया, जेड नोट इंटू जेड करो कितना होगा 50 इंटू 100 मतलब 70.71. 70 मान लेते हैं ना एक बार के 0.71. लिए, 70 मान लो एक बार के लिए। Yes, sir. अब अगर आप ये निकालो एट लोड, आपका न्यू जेड नो डैश कितना आ गया 70, तो 100 माइनस 70 अपॉन 100 प्लस 70 कितना आ गया देखो 30/170 इट्स लाइक 1/6 3/17. मतलब लगभग 1/6 ना अप्रोक्सीमेट 1/6 मान लो लगभग 30/170 लगभग 1/6 जो कि 1/3 से अगर आप देखोगे बहुत कम है। तो पावर लॉस क्या हो गई अब की बार 1/6 इज लेस देन 1/3 और अगर पावर ये तो डेल वी आ गया आपका, ये रो वी आ गया 1/6, अगर रो पी निकालोगे तो 1/6 का होल स्क्वायर मतलब 1/36 मतलब सिर्फ और सिर्फ 3%। मतलब आपकी सिर्फ और सिर्फ कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है वापस 3% पावर आपकी क्या होगी ट्रांसमिट होगी सिर्फ और सिर्फ। समझ में आया? ओके, एनी डाउट? रवि सर, यस यस सर ये V और P वाला समझ नहीं आया, मींस Okay, एट V एट P पावर वगैरह ये ठीक है, समझ जो नहीं अपनी आया। ट्रांसमिशन लॉस पावर निकालते का हैं सर रोल समझ नहीं आया। ठीक है कोई नहीं। अपन जो ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं ना, जैसे मैंने ये फॉर्मूला हाँ, लिखवाया सर। था आपको ZL माइनस जेड नोट बाय ZL प्लस जेड नोट, ये अगर आपको याद हो हमने वोल्टेज इक्वेशन से निकाला था। हाँ, तो ये जो आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आता है ये वोल्टेज